हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज से रिलेटेड टॉपिक। बेटा, ये है हमारा चैप्टर नंबर 5। ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा, आपके कौन कौन सी जो है सिक्योरिटीज़ होती हैं उसके बारे में समझा, इंडिया में मार्केट कैसी है, सिक्योरिटी मार्केट, उसके बारे में समझा। साथ ही साथ हमने जो है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। Now in this video we will discuss chapter number 5, which is your trading in security, कि जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो कैसे ट्रेड की जाती हैं। बेटा, इससे जस्ट पिछला जो चैप्टर था, जो कि हमारा 4th चैप्टर था, जिसमें हमने पार्टिसिपेंट्स ऑफ यहाँ पे आपके मार्केट के बारे में समझा था, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पार्टिसिपेंट ऑफ यहाँ पे आपके पूरे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नहीं पता, यहाँ पे उसके बारे में डिटेल नहीं नॉलेज आपके पास है, तो ये टॉपिक भी आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर के पुरानी 4 वीडियोस आप देख लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो वेल एंड गुड है, आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो आज बात करेंगे ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो इस पूरे चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, यहाँ हम पूरे चैप्टर में समझेंगे कि आपका ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या होता है जब आप ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। हम यहाँ पे समझेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं इंडिया में। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं, स्पेशली सिर्फ स्टॉक को लेकर के। ठीक है, तो स्टॉक को एक्सचेंज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म होता है। एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब आप जो है कोई भी ऑर्डर देते हैं, प्लस जब उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे टाइप ऑफ ऑर्डर के कितने तरीके के ऑर्डर होते हैं, क्या सेटलमेंट सिस्टम होता है सिक्योरिटी मार्केट में। आइडेंटिफाई करेंगे रोल्स ऑफ ब्रोकर, कि भैया ब्रोकर का रोल क्या है, इन्वेस्टर का रोल क्या है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म का रोल क्या है इस पूरे ट्रेडिंग प्रोसेस में। साथ ही साथ कंप्रहेंड जो है इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सब के बारे में और सर्विलांस सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से बेसिक चीज़ समझते हैं। बेटा, ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी का मतलब होता है सिक्योरिटीज़ में खरीद और बेच करना। सिक्योरिटीज़ क्या होती है? सिक्योरिटीज़ होती हैं आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एट्सेट्रा। ये सारे आपकी जो है फाइनेंशियल जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसको आप कहेंगे सिक्योरिटीज़, कि भैया ये सिक्योरिटीज़ है। अब इन सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना, यानी कि ये शेयर्स खरीदना बेचना, डिबेंचर्स खरीदना बेचना, बॉन्ड्स खरीदना बेचना, इसको आप कहते हैं ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। बेटा, अगर आपको जीन्स लेनी है तो आपके पास जो है बहुत सारी मार्केट्स हैं। अगर मैं सिर्फ दिल्ली में बात करूँ तो दिल्ली में कमला नगर चले जाइए, यहाँ पे सरोजनी नगर चले जाइए, आप जो है लाजपत नगर चले जाइए, या फिर आप जो है अपनी इंद्रलोक मार्केट चले जाइए। देयर आर अ लॉट ऑफ मार्केट, करोल बाग मार्केट एंड लॉट्स ऑफ मार्केट, जहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिक कोई चीज़ लेनी है वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी। जैसे आप देखिए, अगर आपको मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कोई एसेसरी लेनी है तो करोल बाग में गफ़ार मार्केट वहाँ पे फेमस है। तो बेसिकली आपको जो भी चीज़ लेनी है उसके लिए एक मार्केट अवेलेबल होती है, जहाँ पे आप वहाँ पे जाके सामान खरीद बेच कर सकते हैं। उसी तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर स्पेस मार्केट नहीं है, बट एक मार्केट आपकी जो है एक अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाकर के ये सारे स्टॉक खरीद बेच कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको एक्चुअली में जैसे करोल बाग या लाजपत नगर टाइप की जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ घर बैठे बैठे भी सेल या परचेज कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी का मतलब हुआ बाय एंड सेल करना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपके शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव होते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ठीक है, और ये जो मार्केट अवेलेबल है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। इंडिया में सिक्योरिटीज़ जो है वो ट्रेड होती हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप बीएसई कहते हो, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम एनएससी कहते हैं। अगर आपको स्टॉक खरीदने बेचने हैं तो आपके पास जो है 2 बड़ी मार्केट्स हैं, जो कि है बीएसई और एनएससी। अब अगर मुझे बीएसई में कुछ खरीदना बेचना है, जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके लिए मुझे बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना फ़ोन लूँगी, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगी, जिससे हम स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक खरीद बेच कर सकते हैं, शेयर्स खरीद बेच कर सकते हैं। वहीं पे मुझे जो है ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा शेयर आपको लेना है, और वो बीएसई की मार्केट में लेना है या एनएससी की मार्केट में लेना है। ठीक है, दोनों में प्राइस का कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, बहुत
बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस कभी आपको दिख जाएगा तो वो दिख जाएगा, अदरवाइज दोनों में ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही आपको वो शेयर मिल जाता है। जो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, dematerialization of security and T+1 settlement cycle has made the Indian security market efficient, transparent and globally competitive. Now what does this mean? बेटा अभी मैं आपको कह रही थी ना कि आपको नॉर्मल मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है शेयर्स लेने के लिए, लेकिन कुछ टाइम पहले जो होता था ना वो ऐसे ही होता था कि आपका एक ऑफिस होता था, बीएससी एनएससी का ऑफिस होता था, उसके बाहर दलाल स्ट्रीट लगती थी, उसमें जो है लोग आपने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप लोगों ने मैं जितना समझ पा रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अभी बिल्कुल नए बच्चे नहीं होंगे, आप लोग इतने तो होंगे कि आपने हर्षद मेहता वाली सीरीज़ देखी होगी, ठीक है, स्कैम करके जो सीरीज़ थी, इफ़ नाम मैं सही याद कर रही हूँ तो वो सीरीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। उसमें आप देखोगे कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जो है वो जो है दलाल स्ट्रीट में कई सारे लोग जो कि यहाँ पे ऑथराइज्ड होते हैं वो शेयर्स का सेल परचेज़ कर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि इसके इतने शेयर चाहिए, इसके इतने शेयर चाहिए, एंड देन वो सौदा एक दूसरे में जो है खरीद बेच कर लेते हैं। सो पहले के टाइम में ऐसा होता था क्योंकि पहले के टाइम में सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होती थी, तो आपको सबको उस पर्टिकुलर स्पेस में जाना पड़ता था शेयर्स खरीदने बेचने के लिए, और आपको वो शेयर्स मिलते थे एंड देन आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था जो आपके शेयर्स होते थे, राइट। बट नाउ जो है चीज़ें इतनी बदल गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में ही अब आप जो है सेल परचेज कर सकते हो, आपको एक्चुअली में दलाल स्ट्रीट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना कि अपने किसी ब्रोकर को भेजने की ज़रूरत है। आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है, आप आज रिलायंस के शेयर खरीदिए अपने फ़ोन में एंड वो आपके अकाउंट में तभी क्रेडिट आपके जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी मीन्स कि पहले के टाइम में जब आप कोई शेयर लेते थे तो आपको उसके लिए मिलता था एक सर्टिफिकेट जिस पे लिखा होता था आपका नाम और कितने शेयर्स हैं वो, और वो सर्टिफिकेट जो है ट्रांसफ़र जैसे ही आप शेयर बेचते थे वो दूसरे व्यक्ति को मिल जाता था जो उसे खरीद लेता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये भी डीमटेरियलाइजेशन हो गया है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है, पैसे आप डालते हो तो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही अब आपने कोई शेयर खरीदा तो वो आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। उसी तरीके से जब आप उसे बेचोगे तो वो आपके अकाउंट से निकल जाएंगे। एंड T+1 सेटलमेंट, T+1 सेटलमेंट इज यू नो ट्रेड प्लस वन, यानी आज आपने ट्रेड किया उसका एक दिन और जोड़ लीजिए एंड देन आपके वो अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे या फिर डेबिट, जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है वो हो जाएंगे। यानी कि कोई शेयर में अगर ट्रेड परचेज हुआ है, सेल परचेज हुआ है, तो उसकी जो सेटलमेंट है वो आपकी T+1 डे पे हो जाती है। टी यानी कि जिस दिन ट्रेड हुआ है +1 डे। हालांकि जो है इसको भी चेंज करके सेम डे पे सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है, बट इतना ज़्यादा डेटा होता है, इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि उसको सेम डे पे करना थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है, बट स्टिल सेबी पूरी कोशिश कर रही है कि इसको टी वाले डे पे ही यानी कि सेम डे पे ही सेटलमेंट कराई जा सके। फिर आता है मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बेटा स्टॉक एक्सचेंज जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती है। ये ऑपरेट करता है सेबी के सुपरविजन में, और यहाँ पे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, ताकि वो इफ़ेक्टिवली जो है एफिशिएंटली अपना ट्रेड कर सके, विदाउट एनी हर्डल वो ट्रेड कर सके। डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो कि कॉर्पोरेटेड हो सकती है या नहीं भी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई है किस पर्पज़ से, इस पर्पज़ से कि वो असिस्ट करे, रेगुलेट करे और कंट्रोल करे द बिज़नेस, किस चीज़ का बिज़नेस, बाय और सेल करने का, किस चीज़ को बाय सेल करने का एंड डील करने का इन सिक्योरिटी, ठीक है। सो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in security। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन क्या होते हैं बेटा, फंक्शन होता है प्रोवाइड करना लिक्विडिटी एंड मार्केबिलिटी टू सिक्योरिटीज़, इंश्योर करना
कंटिन्यू प्राइस डिस्कवरी, प्रमोट करना कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को थ्रू रेगुलेटरी सुपरविजन, साथ ही साथ फैसिलिटेट करना ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप थ्रू फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस। यानी कि यहाँ पे आप एक मार्केट दे रहे हो जहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज़ को खरीद बेच किया जा सकता है और उसमें इस वजह से लिक्विडिटी आती है। इंश्योर करना कि यहाँ पे प्राइस हमेशा कंटिन्यू जो है डिस्कवर होता रहे, क्योंकि विद इन सेकेंड्स लोग क्या करते हैं, सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर लगाते हैं कि हमें इतना चाहिए, हमने इतना बेचना है। तो उसको यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को जो है देख करके, मार्केट डेप्थ देख करके प्राइस को यहाँ पे निकाला जाता है। प्रमोट करना कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि देखो जो पैसे जिसके पास है वो लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, कंपनी को कैपिटल मिलती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट किया जाता है इन्वेस्टर्स को, ताकि किस तरीके से रेगुलेटरी सुपरविजन करके यहाँ पे जो है देख करके कि सही चीज़ें चल रही है या नहीं। साथ ही साथ ऑनरशिप ट्रांसफ़र यहाँ पे आराम से होती है फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस के थ्रू। मेजर स्टॉक एक्सचेंज आपकी है बीएसई एंड एनएसई। अब बीएसई और एनएसई क्या है बेटा? तो देखिए बेटा, ये दो ऐसी मार्केट्स हैं जो कि आपको स्टॉक एक्सचेंज के तौर पे मिलती है, जिसमें आप स्टॉक एक्सचेंज कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे शो करने के लिए एक ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, दो ऐप, जहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से स्टॉक्स को जो है आप सेल परचेज कर सकते हो और कौन कौन से मार्केट में कर सकते हो। लेट सपोज मुझे कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक देखना है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ही उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका प्राइस चल रहा है 291.20 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना बेटा, ये आपको दिखेगा एनएससी और यहाँ पे ही आप इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा बीएससी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पेन अभी वर्क नहीं कर रहा, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आपका एनएससी यहाँ पे आपको दिखेगा और यहीं पे आप चेंज करेंगे तो बीएससी। बहुत ही मेजर प्राइस डिफरेंस होता है, बहुत ही कम होता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत आपको दिखने को मिलता है। तो ये एनएससी और बीएससी दोनों ऑप्शन आपको दिख गए। तो बीएससी आपका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी है यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी जो है ये एक तरीके से आपका सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। इसको जो है रिकॉग्नाइज्ड किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SCRA एक्ट के तहत 1956 में। ओवर 1956 के अंदर टाइम पे इसको रिकॉग्नाइज्ड भी किया गया था। ओवर 5000 कंपनीज इसमें लिस्टेड है, यानी कि जो आपकी ये बीएससी है इसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड हैं। बेंचमार्क इंडेक्स इसका है सेंसेक्स, जिसमें 30 स्टॉक होते हैं। चलिए आपको दोबारा दिखाते हैं। तो ये जो सेंसेक्स की बात हो रही है, यहाँ पे आपको दिखेगा सेंसेक्स, ये हमारा निफ्टी 50 और ये हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना बेटा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि सेंसेक्स कितना चल रहा है, 83,978 पॉइंट्स पे। इसके अंदर कुछ कंपनियां होती हैं जो कि यहाँ पे उसका ग्रुप बनता है। जैसे मैं यहाँ पे सी ऑल कंपनी करूँगी तो ये वो सारी कंपनी है, रिलायंस हो गई, HDFC हो गई, भारतीय एयरटेल हो गई, TCS, ICICI बैंक। इसमें से एक आधी कंपनी ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि कोई कंपनी को बाहर निकाल दिया जाए और उसकी जगह दूसरी कंपनी को ला दिया जाए। तो ये पूरा एक जो है सेंसेक्स बना हुआ होता है, जिसमें सेंसिटिव इंडेक्स की तरह ये काम करता है और इसमें 30
स्टॉक का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है। वो 30 स्टॉक अलग अलग कैटेगरी के भी हो सकते हैं, बड़ी कंपनीज जो कि एक तरीके से पूरे मार्केट का एक एवरेज दिखाते हैं। फिर आता है एनएससी। एनएससी जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, जो कि आपका इस जिसमें ट्रेडिंग शुरू हुई थी 1994 में, यानी कि ये 1992 में इस्टेब्लिश तो हो गया था पर ट्रेड इस पे 1994 में शुरू हुआ था। ये इंट्रोड्यूस हुआ फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के नाम पे, क्योंकि देखो बीएससी बहुत पुराना था। बीएससी बहुत पुराना था, उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, लेकिन एनएससी जब आया तो उसको जो है फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के नाम पे लेके आया गया था। इसमें जो है निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसमें टोटल टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। 50 टॉप स्टॉक्स जो है इसका इंक्लूड होता है और एक इंडेक्स बनता है। उसके बाद आता है आपका MSEI। ये है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये आपको इक्विटीज़, डेब्ट्स एंड डेरिवेटिव फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये आपको ये ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप इसको बाय और सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स इन ट्रेडिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये जो पूरा ट्रेडिंग का प्रोसेस होता है, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं? सबसे पहले तो आते हैं भैया इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, जिनके पास पैसा है, जिनको पैसा लगाना है। तो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स जिनके पास पैसा है और उन्हें पैसा लगाना है, वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी ब्रोकर के थ्रू। जैसे कि मैं अभी आपको ग्रो ऐप दिखा रही थी, वैसे ही आपके पास बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। ज़रोधा अवेलेबल है, यहाँ पे ग्रो अवेलेबल है, ICICI का अवेलेबल है, मोतीलाल ओसवाल अवेलेबल है, एंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। दीज ऑल आर ब्रोकर्स जिनके थ्रू आप बाय और सेल करते हो। मैंने अगर ग्रो ऐप खोला या कोई भी XYZ ऐप खोला, तो उसमें मैंने जो है सिर्फ एक इंडिकेशन डाला कि भैया मुझे जो है स्टॉक बाय करना है या सेल करना है। अब वो ब्रोकर्स मेरे बिहाफ पे आगे जो है मेरे ये ऑर्डर्स को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे एक तो मैं आ गई जो कि इन्वेस्टर हूँ, तो मेरा रोल है कि अपने बाय और सेल ऑर्डर प्लेस करना ब्रोकर्स के थ्रू। और ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर्स का क्या काम हो जाता है, उन सारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना क्लाइंट्स के बिहाफ पे। अब मैं जो हूँ उनके लिए क्लाइंट्स हूँ, यहाँ पे ज़रोधा के लिए या ग्रो के लिए मैं एक क्लाइंट हूँ, और मैंने जो भी ऑर्डर डाला है वो ऑर्डर्स जो है मेरे बिहाफ पे एग्जीक्यूट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि NSE पे और BSE पे। मैं डायरेक्टली NSE और BSE पे नहीं सेल परचेज करती, बल्कि एक ब्रोकर के हेल्प से करती हूँ, उसके थ्रू करती हूँ। एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आपको इंश्योर करता है कि आप अपनी जो है यहाँ पे जो भी आपके ऑर्डर्स हैं उसको मैच कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। यानी कि एक तरीके से आपको ऑप्शन देता है खरीद बेच करने का, जो जैसे कि आपका BSE और NSE मार्केट आपका आप कह सकते हो। क्लियरिंग कॉरपोरेशन, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस क्या होते हैं कि भाई आपने जो है सेल कर लिया, परचेज कर लिया, तो अब ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए वो ऑनलाइन जो चीज़ें हो रही हैं उसको हैंडल करना कि ट्रेड करना है या नहीं, कंफर्मेशन करना, क्लियर करना एंड सेटलमेंट करना। क्लियर एंड सेटलमेंट का मतलब क्या है कि भैया आपके पैसे आ गए हैं, आपके स्टॉक को निकाल दिया गया है, तो उसको फिर जो है डीमेट अकाउंट से भी निकाल देना, क्योंकि आपने अभी ऑर्डर डाला है। डीमेट अकाउंट से तुरंत जो है स्टॉक क्रेडिट डेबिट नहीं होते हैं, उसमें कुछ टाइम लगता है, जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट। तो वो सेटलमेंट करना। डिपॉजिटरी यानी NSDL CDSL। NSDL और CDSL क्या करते हैं, आपके जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उसको इलेक्ट्रॉनिकली वो होल्ड करते हैं, यानी कि हमारे अकाउंट्स होल्ड करते हैं, जो कि हमारे जैसे हमारे बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा होता है वो बैंक्स होल्ड करते हैं, वैसे ही हमारे शेयर्स का जो अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट, उसमें जो है हमारे शेयर्स का डीमटेरियलाइजेशन जो फॉर्म होता है वो फॉर्म जो है यहाँ पे डिपॉजिटरी होल्ड करता है। होल्ड एंड ट्रांसफ़र करते हैं सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिकली। अब होल्ड कर रखा है मेरे नाम पे 50 शेयर, कल को मैं शेयर बेच देती हूँ तो उन शेयर्स का ट्रांसफ़र भी जो है डिपॉजिटरी करती है। फिर आता है सेबी। सेबी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है एंटायर प्रोसेस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। यहाँ पे सारा प्रोसेस जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो सही तरीके से चले, ट्रांसपेरेंटली चले और इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन सही रहे, ये सारी चीज़ें सेबी देखता है। आई होप दिस इज़ क्लियर कि भैया आपके कौन कौन से पार्टिसिपेंट क्या काम करते हैं इस ट्रेडिंग प्रोसेस में। अब आ जाइए ट्रेडिंग मैकेनिज़्म इन इंडिया। ट्रेडिंग मैकेनिज़्म कैसा है इंडिया में, कल को अगर
मैं उठूँ और मुझे लगे कि मुझे शेयर्स खरीदने बेचने हैं, मुझे शेयर्स में ट्रेड करना है, या मुझे कोई भी सिक्योरिटीज़ खरीदनी बेचनी है, तो उस सिचुएशन में क्या प्रोसेस होने वाला है जो कि मुझे फॉलो करना है। तो बेटा देखो, ट्रेडिंग जो इंडिया में है ना, वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है और स्क्रीन बेस्ड है, यानी कि आपको स्क्रीन पे ही सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यहाँ पे कुछ भी फिजिकल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, वो सब एलिमिनेट किया जा चुका है, और ना ही मैनुअल मैचिंग होती है किसी भी ऑर्डर की। ये सब कुछ पहले होता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब कुछ होता है, सब इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने पास से भी कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर एंड अकाउंट ओपनिंग। अब जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, जब मुझे लगा कि मुझे कुछ शेयर्स वगैरह खरीदने हैं, तो मैंने एक ऐप पकड़ी। ऐप क्यों पकड़ी? क्योंकि वो हमारे ब्रोकर्स हैं, तो जो कि एक ऐप के तौर पर हमें मिल जाएंगे। इन्वेस्टर्स ने क्या करते हैं, ओपन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, उसके बाद KYC डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि मैंडेटरी होता है। जैसे मैंने ज़रोधा में, ग्रो में क्या किया, मैंने अपना ऐप खोला और उसमें जो है अपने आप को पहले रजिस्टर किया, एंड देन मैंने उसमें जा कर के क्या किया, एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खोला, जो कि वहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स डाले, OTPs दिए, जिससे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई हुए, एंड देन मेरा अकाउंट ओपन हो गया, और वहीं पे मेरा जो है डीमेट अकाउंट और सब ट्रेडिंग अकाउंट सब ओपन हो गया। बेटा डीमेट अकाउंट होता है ऐसा अकाउंट जिसमें आपके शेयर्स रखे हुए होते हैं डीमटेरियलाइज फॉर्म में, और ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहाँ से आप ट्रेड करते हो, सेल परचेज करते हो, पैसा डालते हो, सेल करते हो, शेयर्स लेते हो, और डीमटेरियलाइज अकाउंट में उसका डीमेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मेरा दोनों अकाउंट खुल गया, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट, दोनों अकाउंट्स अवेलेबल हो गए, तो उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, प्लेस करूँगी ऑर्डर को। तो यहाँ पे प्लेस करना ऑर्डर यानी कि सेल करना है या बाय करना, जो भी आपका केस है। तो इन्वेस्टर जो है अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि मुझे बाय करने हैं या सेल करने हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर एट अ सर्टेन प्राइस, कि मुझे जो है 100 शेयर बाय करने हैं इस रिलायंस के, और उसका प्राइस रखूँगी मैं 2650 रुपये, या जो भी प्राइस होगा उसका, उतने प्राइस पे मैं इसको बाय करूँगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रोकर को, यानी कि अपने ऐप में जो है मैं सिर्फ एक ऑर्डर दे रही हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। अब वो मेरे बिहाफ पे, मेरे अकाउंट पे जा कर के क्या करेगा, वो ऑर्डर प्लेस करेगा। तो ऑर्डर्स जो है प्लेस होते हैं ऑनलाइन थ्रू अ डीलर टर्मिनल। ठीक है, तो वहाँ पे वो डीलर टर्मिनल के जो है थ्रू वो ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। उसके बाद आता है ऑर्डर ट्रांसमिशन एंड मैचिंग। ब्रोकर सिस्टम जो है ट्रांसमिट करेगा द ऑर्डर टू द एक्सचेंज थ्रू द नीड सिस्टम, जो कि NSE है, और बोल्ट सिस्टम जो कि BSE है। जहाँ पे ऑर्डर मैच हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ऑन प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस हाईएस्ट बाय प्राइस मैच विद लोएस्ट सेल प्राइस। इसका मतलब क्या है बेटा, चलो इसके लिए एक बार थोड़ा सा ऐप खोल है। अभी मार्केट बंद है इस टाइम पे, इसीलिए आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं, बट मान लो मैंने ये HDFC का खोला, मैंने डाला मुझे बाय करना है, मैंने बाय करना है। अब यहाँ पे आगे आपको कौन सी मार्केट में करना है, BSE में या NSE में, तो मैंने वो मार्केट चूज़ कर ली। अब मुझे BSE में करना है, कितना करना है, 100 यूनिट्स मुझे बाय करने हैं। ओके ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपको रिक्वायर्ड कितने होंगे इसके लिए, 99,469। अगर मैं मार्केट पे बाय करूँ, यानी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है मैं उस पर बाय करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं लिमिट लगाऊंगी, मुझे अपनी मनमर्जी का प्राइस डालना है। मैंने कहा मुझे लेना है ये शेयर 990 रुपीज़ में, 990। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अभी तो मेरे पास ऐड मनी का ऑप्शन आ गया, बट मैं करूँगी नहीं, बट इसको यहाँ पे अगर मैं बाय के ऑप्शन में डाल देती तो क्या होता, बाय के ऑप्शन में ये चीज़ चली जाती, और यहाँ पे आपको जो है एक लाइन दिखती कि भैया मार्केट में कितने लोग इसे ख़रीदना चाहते हैं और कितने लोग जो है इस बेचने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ कोई भी शेयर्स खरीदने के लिए, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है सेम शेयर बेचने के लिए, लेकिन मैं वो शेयर मांग रही हूँ 900 रुपीज़ में, और ये शेयर बेचना चाह रहा है 905 रुपीज़ में। ऐसा हो सकता है, और ऐसे ही कई सारे सेलर खड़े होंगे जो कि अलग अलग प्राइस पे जो है शेयर बेचना चाह रहे होंगे। कोई होगा जो कि 901 पे बेचना चाह रहा होगा, कोई होगा जो कि 901 पे ख़रीदने के लिए रेडी होगा। तो जैसे ही सिस्टम में ये सारी डिटेल्स
डाली जाती है, जैसे ही सिस्टम में ये चीज़ें डलती हैं तो वो मैचिंग प्रोसेस पे जाती है कि अच्छा ये 901 पे बेचना चाह रहा है और ये 901 पे ख़रीदना चाह रहा है, तो ये कितने कितने शेयर खरीद रहे हैं ये आपस में कट हो जाएंगे। मान लो ये 100 शेयर बेचना था और इसको 100 शेयर ही खरीदने थे, तो इनका जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन है वो कवर हो जाएगा। और मेरा ट्रांजैक्शन अभी तक कवर नहीं होगा क्योंकि मैंने जो है एक प्राइस डाला है, बट सामने कोई भी व्यक्ति उस प्राइस पे बेचने के लिए रेडी नहीं है। तो ऑर्डर्स जो है ऐसे मैच किए जाते हैं, जैसे ही मैच हो जाते हैं वो वहाँ पे ख़त्म, मतलब वो ऑर्डर जो है वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो ऑर्डर्स मैच होते हैं। अब आता है ट्रेड कन्फर्मेशन। एक बार ऑर्डर मैच हो जाए फिर आपके पास एक कन्फर्मेशन आ जाएगा कि आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है। ट्रेड कन्फर्मेशन जो है दोनों को आता है, चाहे वो ऑर्डर खरीदने वाला हो या सेलर हो, ठीक है। उनको प्राइस और क्वांटिटी उनकी जो भी उन्होंने सेट की थी वो दोनों ही कंफर्म किए जाते हैं कि आपका जो है 100 शेयर रिलायंस के ऑर्डर बाय ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अगर आपने बाय करने के लिए ऑर्डर लगाया है तो बाय ऑर्डर, और सेल करने के लिए लगाया है तो सेल ऑर्डर। उसके बाद आता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट जो है ये आपका होता है हैंडल क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के द्वारा, जो कि आपकी NSCCL है फॉर NSE, यानी कि अगर NSE पे आपने कोई शेयर खरीद या बेच किया है तो वो NSCCL पे ही आपके जो है क्लियरिंग होगी, और अगर आपने BSE पे सेल परचेज़ किया है तो आपके पास ICCL पे बेच होगी। एक और चीज़ बेटा, अगर आपने NSE पे ख़रीदा है कोई शेयर तो आप उसको BSE पे जा कर के नहीं बेच सकते। अगर आपने NSE पे कोई शेयर ख़रीदा था तो वो आप जब भी बेचोगे आज या कल, उसे आपको NSE पे ही बेचना पड़ेगा। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे इन्वॉल्व होता है क्लियरिंग मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टिसिपेंट, और सेटलमेंट यानी कि ट्रांसफ़र करना फंड्स का एंड सिक्योरिटीज़ का। जो पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है वो ट्रांसफ़र करना, जिसने भी जो है शेयर खरीदे हैं उससे पैसा लो, और जिस बेचारे ने बेचे हैं उसको पैसा दो, और जिसने जो है शेयर यहाँ पे बेचा है उससे शेयर लो, और जिसने खरीदा है उसके अकाउंट में वो शेयर दे देना। तो ये सारा कहलाया जाता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के अंदर। नेक्स्ट चीज़ आती है पे इन एंड पे आउट। पे इन मतलब बायर डिपॉजिट करता है मनी, सेलर डिलीवर सिक्योरिटी, ठीक है। पे आउट यानी सिक्योरिटीज़ आर क्रेडिट टू बायर्स डीमेट अकाउंट एंड फंड्स टू सेलर्स अकाउंट। पे इन मतलब बायर का पैसा जो है डिपॉजिट हुआ है वो यहाँ पे आप जो क्या करोगे, सेलर को दे दोगे। जिस बेचारे ने अपने स्टॉक या शेयर्स बेचे हैं उसको पैसा चाहिए होगा ना, तभी तो बेचे हैं, इसलिए उसको पैसा दे दो। और पे आउट मतलब सिक्योरिटीज़ यहाँ पे क्रेडिट होती हैं बायर के डीमेट अकाउंट में, और फंड्स जो है सेलर के अकाउंट में चले जाते हैं। इंडिया में T+1 सेटलमेंट चलता है, यानी कि सेटलमेंट कब कंप्लीट होता है, 1 बिजनेस डे आफ्टर ही ट्रेड। यानी आज ट्रेडिंग हुई है तो नेक्स्ट जो बिजनेस डे होगा उस दिन उसको जो है सेटल किया जाएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्डर की इन ट्रेडिंग। अभी मैंने आपको ना एक ऑर्डर दिखाया था कि भैया मैं मार्केट के प्राइस पे डाल दूंगी तो वो मार्केट के प्राइस पे जो भी चल रहा होगा मार्केट में उस प्राइस पे मुझे वो शेयर मिलेंगे, उसको कहा जाता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर यानी कि ऐसा ऑर्डर जो कि आप इमीडिएटली प्लेस करना चाहते हो, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है आप वो लेने के लिए खुश हो, तो ये एग्जीक्यूट इमीडिएटली एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस, यानी कि जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उस प्राइस पे वो ले लिया जाएगा। ये यूजुअली कैसे होता है कि जैसे आपको बाय करने हैं 100 शेयर ऑफ इन्फोसिस या कोई भी कंपनी एट करंट मार्केट प्राइस। लिमिट ऑर्डर होता है जहाँ पे आप एक लिमिट लगा देते हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, लिमिट लगाते ही वहाँ पे मेरे पास जो है ऑप्शन आ गया कि मैं किस प्राइस पे ख़रीदना चाहती हूँ। तो लिमिट ऑर्डर होता है कि आप किसी स्पेसिफिक प्राइस या उससे बेटर प्राइस पे ख़रीद बेच करना चाह रहे हो, तो वो आपका जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने बोला कि मुझे 50 शेयर बाय करने हैं TCS के एट 3500, तो जैसे ही उसका प्राइस 3500 रुपये तक आएगा आपका ऑर्डर अपने आप जो है वहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है बेटा, मान लो आपने कोई स्टॉक खरीदा, ठीक है, अब आपको डर लग रहा है कि ये नीचे ना चला जाए। अब वो नीचे ना चला जाए इसके डर से आप पूरा दिन स्क्रीन नहीं रख सकते अपने आँखों के सामने, आपके पास 50 काम हो रहे हैं, बाल बच्चे संभालने, अपना ऑफिस का काम देखना है, तो उस केस में आप जो है एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा दोगे। स्टॉप लॉस का ऑर्डर क्या होता है कि वहाँ पे आप लगा दोगे कि भैया इस शेयर में मुझे अगर
₹200 से नीचे का भाव जाए या ₹200 से नीचे का प्राइस जाए तो ये अपने आप बिकने के लिए मार्केट में चला जाए। तो यानी कि वो होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, कि इससे ज़्यादा नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे जा रहा है तो मैं इसको सेल कर दूंगा, तो वो अपने आप सेल ऑर्डर में चला जाता है। सो ऑटोमेटिकली सेल अ स्टॉक व्हेन इट हिट्स अ स्पेसिफिक प्राइस टू लिमिट लॉस। जो आपका लिमिट लॉस होता है उससे नीचे अगर वो हिट कर रहा है तो वो अपने आप लॉस में चला जाएगा। जैसे कि आप कह रहे हो कि HDFC का जो है स्टॉक आप बेचना चाह रहे हो, आप उस पर स्टॉप लॉस लगा देते हो 1450 का, तो यानी कि उससे नीचे जा रहा हो तो वो अपने आप बिक जाए। फिर आता है डिस्क्लोज क्वांटिटी ऑर्डर, ओनली पार्ट ऑफ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इज डिस्प्ले टू द मार्केट। यानी कि आप सिर्फ क्या कहते हो, क्वांटिटी ऑर्डर दिखाते हो मार्केट में जो कि आपकी डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है। बट यह जैसे कि प्लेस ऑर्डर फॉर 1000 शेयर बट शो ओनली 200, इसको डिस्क्लोज क्वांटिटी ऑर्डर कहते हैं। कि यानी जितनी आपकी टोटल क्वांटिटी है उससे कम का सिर्फ एक पार्ट ही उसका आपका डिस्प्ले होता है मार्केट में। डे ऑर्डर यानी कि जो कि सिर्फ एक दिन के लिए, ट्रेडिंग डे के लिए वैलिड होता है और अगले दिन के लिए वैसे ही उसमें कुछ काम नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी स्टॉक को ख़रीदने के लिए ऑर्डर लगा दिया और उसमें लिख दिया कि मैं इसको 200 रुपये तक का ही खरीदूंगा, लेकिन वो उस दिन जो है 200 रुपये तक आया ही नहीं, तो यानी कि आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन भी वो जो है चलती रहेगी रूल, नहीं, वो अगले दिन अपने आप जो है कैंसिल हो जाता है वो आपका ऑर्डर। इसको कहते हैं डे ऑर्डर, जो कि वैलिड है ओनली फॉर 1 डे। अब बात करते हैं इमीडिएट और कैंसिल, IOC। ये जो है एग्जीक्यूट होता है इमीडिएटली और कैंसिल रिमेनिंग पार्ट, यानी कि कोई ऑर्डर लगा हुआ था उसमें जो है आपने इमीडिएटली एग्जीक्यूशन हो गई और आप उसको जो है यहाँ पे कैंसिल रिमेनिंग पार्ट कर देते हो। जैसे कि बाय 200 शेयर इंस्टेंटली और कैंसिल, या तो 200 शेयर इंस्टेंटली खरीद लो या कैंसिल कर दो, कुछ भी मत खरीदो, या तो पूरा ही या तो कुछ भी नहीं। अब आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट इन ट्रेडिंग। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है ट्रेडिंग में, कि मार्जिन्स जो है वो इंश्योर करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड रिड्यूस डिफ़ॉल्ट रिस्क इन ट्रेडिंग। बेटा मार्जिन्स होता है पैसों को रोक करके चलना या फिर उसमें से जो है कुछ पैसा हटा लेना। तो इनिशियल मार्जिन, यहाँ पे जो है कई तरीके के मार्जिन्स होते हैं, जैसे इनिशियल मार्जिन जो कि कलेक्ट किया जाता है अपफ्रंट बिफोर द ट्रेड बेस्ड ऑन वोलेटिली एंड रिस्क ऑफ द स्टॉक। कई बार क्या होता है जब बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक होते हैं तो उसमें कुछ पैसा जो है मार्जिन के तौर पे रख लिया जाता है। फिर आता है मार्क टू मार्केट मार्जिन, ये होता है एडजस्टेड डेली बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट, इंश्योर किया जाता है दोनों पार्टी जो है सफिशिएंट फंड्स अपने पास रखें। फिर आता है मेंटेनेंस मार्जिन, यानी कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो कि मेंटेन होना चाहिए ताकि जो है आप अपनी पोजीशंस होल्ड कर सको किसी स्टॉक में। तो पर्पस क्या होता है मार्जिन का, कि कहीं आप जो है ज़्यादा स्पेकुलेशन ना करो, कि जो है आपके बैंक में 0 रुपये पड़े हुए हैं बट आप जो है हज़ारों रुपए के मार्केट में निकल गए हो स्पेकुलेशन करने। सो स्पेकुलेशन को जो है यहाँ पे एक्सेसिव ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए मार्जिन रखवाए जाते हैं। इंश्योर किया जाता है कि सॉल्वेंसी रहे ब्रोकर की भी और इन्वेस्टर की भी, ऐसा ना हो सारा पैसा वो स्टॉक में लगा के चला जाए। मेंटेन हो मार्केट की स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं ट्रेडिंग सेगमेंट्स के बारे में। इक्विटी सेगमेंट्स, टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेगमेंट्स। ट्रेडेड सेगमेंट्स क्या होते हैं कि भैया इक्विटी सेगमेंट्स यानी कि यहाँ पैसा जाता है सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स में, जैसे स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन। डेप्ट सेगमेंट्स होते हैं बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, जैसे कि गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। वहीं पे करेंसी सेगमेंट्स होते हैं फॉरेक्स डेरिवेटिव, जहाँ आपका जो है यहाँ पे करेंसी को लेकर के यहाँ पे सेगमेंट्स होंगे कि भैया आपका डॉलर से इंडिया में क्या प्राइस चल रहा है, यूरो पाउंड इससे इंडिया का क्या प्राइस है, उसको फ्यूचर, उसके फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद कमोडिटी सेगमेंट्स में जो है रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे गोल्ड, क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। ओके, नेक्स्ट इज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। क्या होता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट जो है ट्रेड का, वो हैंडल किए जाते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन के द्वारा, ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पे एफिशिएंटली और रिस्क फ्री डिलीवरी हो। की इंस्टीट्यूशन यहाँ पे दो हैं, NSCCL जो कि नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और ये NSE के ऊपर किए गए स्टॉक के एग्जीक्यूशन को यहाँ पे क्लियर करता है, ऑर्डर्स को क्लियर करता है। ICCL इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि BSE पे हो हुए सारे चीज़ों को यहाँ पे जो है पेमेंट्स को या फिर आपकी जो है ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे आपका पूरा क्लियरिंग सिस्टम में डालता है।
फिर आता है प्रोसेस ओवरव्यू। इसका प्रोसेस क्या है, पहले तो भैया ट्रेड कन्फर्मेशन मिलती है, जैसे ही ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं वो ट्रेड कन्फर्मेशन हो जाती है। ऑब्लिगेशन कंप्यूटेशन जो है वो निकलती है कि भैया बायर को कितना पैसा देना है, सेलर की पोजीशन क्या है, उसको कितना पैसा मिलना चाहिए। पे इन, यहाँ पे क्या होता है, फंड्स का ट्रांसफ़र किया जाता है। फंड्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है कि जिस व्यक्ति ने बाय किया है उसके अकाउंट से पैसा निकाल के सेलर के अकाउंट तक डालना, इसको पे इन कहते हैं। और पे आउट का मतलब क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सेलर के उससे निकाल करके डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी, वो फंड्स जो बायर के जो भी यहाँ पे अकाउंट है उसमें डाल देना। सो ये इंश्योर करता है कि डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम दोनों ही ठीक तरीके से काम करे, सिक्योरिटी भी ट्रांसफ़र हो जाए और ऑल्सो पेमेंट भी जो है मिले। बट सिक्योरिटी तभी ट्रांसफ़र हो जब पेमेंट हो चुकी है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड सर्विलांसेस। रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स क्या होते हैं कि भैया मार्जिन सिस्टम तो है जो है वो कवर करता है मार्केट रिस्क। कल को मार्केट में जो भी रिस्क होगा वो पहले से ही मार्जिन सिस्टम के द्वारा कवर किया हुआ होगा। पोजीशन लिमिट टू कंट्रोल एक्सपोजर, सर्किट फिल्टर्स टू प्रिवेंट एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन, सेटलमेंट गारंटी बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। यानी कि यहाँ पे जो है पोजीशन लिमिट्स होती हैं ताकि आप अपना एक्सपोजर कम कंट्रोल कर सको। ऐसा नहीं है कि अभी आपका 100 रुपये का प्राइस है, आधे घंटे बाद जो है वो 80 रुपये का चला गया, तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन, जो आपका पोजीशन है, जो स्टॉक आपने ले रखे हैं, आप उसमें कंट्रोल करके जो है यहाँ पे लिमिट्स बना सकते हो कि भैया इससे नीचे नहीं जाना। सर्किट फिल्टर्स लगाए जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी स्टॉक को लेकर के बहुत अच्छी न्यूज़ या बहुत बुरी न्यूज़ मार्केट में आ जाती है जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, इसीलिए जो है उसके प्राइस में ऊपर नीचे एक लंबा अमाउंट जो है ऊपर नीचे जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये ध्यान में रखते हुए सर्किट फिल्टर्स लगाए गए कि भैया ये वाला जो है शेयर्स अगर 5% से ऊपर चला गया तो इसमें सर्किट लगा दिया जाएगा और इसको जो है ट्रेड के लिए थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाएगा, इसमें सेल परचेज नहीं की जाएगी। ऐसे ही डिफरेंट कंपनीज़ के लिए कुछ अलग अलग सर्किट्स होते हैं, किसी के लिए 5%, किसी के लिए 10%, किसी के लिए 20%, डिपेंड करता है कंपनीज़ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सर्विलांसेस मैकेनिज्म। प्राइस मॉनिटरिंग की जाती है कि कोई अबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट ना दिखे, ऐसा ना हो कि 2 रुपये की चीज़ कल को 200 रुपये की दिख रही है। ट्रेड पैटर्न एनालिसिस किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कि कोई व्यक्ति मार्केट को कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा या फिर इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं हो रही। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया गया जो कि कॉम्पनसेट करता है इन्वेस्टर्स को इन केस अगर ब्रोकर को जो है ब्रोकर डिफ़ॉल्ट हो रही है, ब्रोकर्स में कोई प्रॉब्लम है या ब्रोकर्स की वजह से कुछ इशू हुआ है, तो वहाँ पे जो है इस पीएफआई की आईपीएफ, नॉट पीएफआई, गलत वर्ड बोल दिया, आईपीएफ का जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड डीमटेरियलाइजेशन। ये मतलब है द ट्रांजेक्शन फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, रिवॉल्यूवाइजेशन इंडियाज मार्केट, इफेक्टिव डीमटेरियलाइजेशन। बेटा पहले क्या होता था ना, पहले कभी भी जब शेयर्स खरीदे बेचे जाते थे तो उसमें जो है शेयर्स का एक सर्टिफिकेट मिलता था। सर्टिफिकेट में लिखा होता था कौन सी कंपनी के शेयर्स है, कितना प्राइस है, कितनी वैल्यू है, और वो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। और लोग क्या करते थे, शेयर्स खरीद के ना अपने गद्दों के नीचे रख लेते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, अब आप देखोगे बहुत टाइम बाद जो लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए थे उनको कोई सर्टिफिकेट मिला और वो देख करके बिल्कुल खुश हो गए, क्योंकि उस टाइम पे 5,000 के लिए गए शेयर्स आज 5 करोड़ 50 करोड़ की वैल्यू रख रहे थे। तो ये क्या हुआ कि भैया लोगों को समझ में आया कि सर्टिफिकेट्स अगर हम इशू करेंगे ना तो वो ट्रांसफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स हर रोज़ लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो उन लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन के लिए सर्टिफिकेट का लेन देन करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए भी क्या किया गया कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो ये आपके शेयर्स हैं, ये जो शेयर्स की होल्डिंग है उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म में किया गया। डीमटेरियलाइज फॉर्म यानी कि उसका डीमेट अकाउंट में क्रेडिट डेबिट किया गया। एक तरीके से बैंक में क्या होता है, बैंक में आपकी करेंसी, आपके नोट थोड़ी होते हैं, बट आपके पैसे जो हैं बैंक में होते हैं। उसी तरीके से आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, बट आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये आपका कहलाया जाता है डीमटेरियलाइजेशन यानी कि डीमेट फॉर्म।
यहाँ पे प्रोसेस हुआ कि भाई जो भी पहले आपके मार्केट में फिजिकल शेयर्स अवेलेबल थे उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाला गया। ये मैनेज किया जाता है एनएसटीएल और सीडीएसएल के थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से भी। यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ कि भैया आपका सर्टिफिकेट चोरी नहीं हो सकता, उसमें कुछ डिले नहीं होगा, और साथ ही साथ उसमें जो है कोई भी फॉर्जरी नहीं की जाएगी, यानी कि उसमें कुछ काट छाट करके उसके साथ गलत नहीं किया जाएगा। इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑनरशिप का, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, सर्टिफिकेट्स छापने बनाने ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईजिली अकाउंट टू अकाउंट शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सिंपली रिकॉर्ड कीपिंग चीज़ें हो जाएंगी। ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है, इन्वेस्टर्स जो है वेब बेस्ड और मोबाइल प्लेटफॉर्म के बेस्ड पे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, काइट, ग्रो, अपस्टॉक, इनकी हेल्प से। ये जो है आपको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं, एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं और इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाती है। रीसेंट कुछ ये डेवलपमेंट्स है इंडिया में जो कि आपके इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम में हुई है। सबसे पहले T+1 रोलिंग सेटलमेंट, पहले जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता था, 2 डेज़ लगते थे आपके वर्क, जैसे आज ट्रेड हुआ है प्लस 2 दिन और उसमें लग जाते थे, 2 बिजनेस डेज जो कि आपके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में लगते थे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। फिर आया यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, जो कि क्या थी कि ऑटोमेटेड सिस्टम जो कि एग्जीक्यूट कर देगा लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन प्री सेट एल्गोरिथम। एक तरीके से जैसे एआई होता है ना कि भैया सब कुछ पहले से एग्जीक्यूट कर लेना या समझ लेना, उसी तरीके से ये एल्गो ट्रेडिंग थी, थोड़ा मैकेनिज्म की तरह कि भैया अगर इसको आपको यहाँ पे इस प्राइस पे लोगे तो आगे जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एल्गो ट्रेडिंग जो है इंट्रोड्यूस हुई। साथ ही साथ आईपीओ के लिए जो है यूपीआई बेस्ड पेमेंट, जो कि फास्ट तरीका है जिसमें आप आराम से आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, वो सिस्टम लेके आया गया। मार्केट आज एक्सटेंड किए गए, ऐसा बोला जा रहा है कि प्रपोजल्स आ रहे हैं कि भैया थोड़ा सा और ट्रेडिंग सेशन जो है लॉन्गर किया जाए। अभी के टाइम में 9:15 पे आपकी मार्केट खुलती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है। ये कहा गया कि इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इंक्रीज़ हुआ रिटेल पार्टिसिपेंट। अब क्या हुआ कि भैया सब कुछ टेक्नोलॉजिकली इतना अमेजिंग हो गया है, लो कॉस्ट ब्रोकर्स है, इजीली सबके हाथ में फ़ोन है, एप्लीकेशंस है, सो नाउ एवरीवन कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो इसकी वजह से जो आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, इनका नंबर बढ़ गया। और जब हमारे हाथ के छोटे छोटे अमाउंट मार्केट में आए तो उस मार्केट में वो एक बड़ा अमाउंट बन के सामने आया, जो कि इकोनॉमी में एक कह सकते हो आप कि एक बिग अमाउंट का इकोनॉमी में कैपिटल जनरेट हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है, नॉट जनरेटेड बट एक एम्प्लॉयड हुआ है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स के साथ। सो बाय।